नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे संस्था टॉपिक पर। ये समाजशास्त्र के मूल अवधारणाओं में से सबसे इम्पॉर्टेंट अवधारणा है। इस अवधारणा को हम लोग व्यापक संदर्भों में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं, और वो प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। कंप्लीट मेरे लेक्चर को आप जब देख लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न संस्था से गलत नहीं होगा। संस्था के बारे में जब हम समाजशास्त्रीय संदर्भ में समझें या इसे हम सामान्य जीवन में भी समझें तो संस्था एक नियमबद्ध व्यवस्था है। संस्था एक रूल बेस्ड प्रोसेस है। इसके सारे काम एक विधि सम्मत औपचारिक लिखित प्रक्रिया के द्वारा संपादित किए जाते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति मान लो हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर चुना जाता है तो उसकी प्रक्रिया है, यानी कि आप कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, नेट या पीएचडी जीआरएफ ये क्वालिफाई होना चाहिए। इसके साथ साथ जो व्यक्ति प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देगा, क्वालिफाई करेगा और उसके बाद वो साक्षात्कार देगा, उसके बाद वो चुना जाएगा। यहाँ पर संस्था किसी भी प्रकार से निजी तरीके से काम नहीं करती। उसका बाकायदा एक जो है प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को वो लोग फॉलो करते हैं। कैंडिडेट उसमें अप्लाई करता है और वो एक नियमबद्ध व्यवस्था के तहत एग्ज़ाम देता है और वो सफल होता है अथवा नहीं होता है। तो संस्था यानी कि एक नियमों का एक तरीके का स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है ना। एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संस्था किस प्रकार, संस्था को क्या कहते हैं, यह मूर्त संस्था है या अमूर्त संस्था है। तो मित्रों, संस्था सदैव अमूर्त संस्था है, एब्स्ट्रैक्ट है, यानी ये दिखाई नहीं देती है, चूँकि रूल रेगुलेशन दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरीके से राज्य, जैसे राज्य है, यह भी एक संस्था है, चूँकि राज्य नियमों, विधानों, कानूनों के द्वारा संपादित होती है, अपने कार्यों को संपादित करती है और उससे जुड़े जितने भी उसके अभिकरण हैं, जैसे पुलिस प्रशासन, नौकरशाही इत्यादि इत्यादि, ये सभी कानून सम्मत प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और उसके अनुसार वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सरकार के जो भी आदेश, अनुदेश, नियम, योजनाएं, प्रक्रियाएं होती हैं उनको फॉलो करते हैं और उन सभी का उद्देश्य एक तरीके की प्रॉपर व्यवस्था, प्रॉपर सिस्टम को मेंटेन करना है ना। तो अब हम लोग इसको ठीक से समझेंगे संस्था को। संस्था क्या है? संस्था एक नियमबद्ध व्यवस्था है और संस्था अमूर्त है ना। सबसे पहले समाजशास्त्र में इसे हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज किया था। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज किया था। ये उनकी बुक है। वो कहते हैं संस्था वह अंग है जिसके द्वारा समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। समाज के कार्यों को क्रियान्वयन करने का आशय यह है कि जैसे विवाह एक संस्था है, परिवार एक संस्था है, तो इसके द्वारा समाज के कार्य संपादित होते हैं, यानी समाज को एक प्रॉपर से ऑर्डर मिलता है, उसके अनुसार समाज संचालित होता है। और परिवार अगर नियमबद्ध ढंग से, या विवाह संस्थाएं या अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं नियमबद्ध ढंग से नहीं संचालित होंगी तो समाज विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, समाज में विकृतियां आ जाएंगी। आगे देखते हैं विलियम ग्राहम समनर क्या कहते हैं। विलियम ग्राहम समनर कहते हैं संस्था एक विचारधारा है जो एक ढांचे से मिलकर बनती है। अब ये ढांचा क्या है? ढांचा है रूल रेगुलेशन का ढांचा, रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं हैमिल्टन क्या कहते हैं। हैमिल्टन कहते हैं संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है। संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है। अब ये ऐसे कोटेशंस पूछ लिए जाते हैं तो हम मुश्किल हो जाता है किसका, और हैमिल्टन बहुत ज़्यादा पॉपुलर थिंकर भी नहीं है, तो आप याद रखेंगे इस तरीके के जो है कैची स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं। अब संस्था की विशेषताओं पर आते हैं। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है ना, कि कल्चरल सिस्टम के एक यूनिट है। अब कल्चरल सिस्टम वो क्या है? जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी, है ना, ये सब जो है एक तरीके की सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं जो समाज के लिए अपरिहार्य हैं। समाज इनके बिना नहीं संचालित हो सकता। अगली विशेषता है संस्था में स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होती है। बिल्कुल, संस्था एक रूल बेस्ड प्रोसेस से चलती है
और उस रूल बेस्ड प्रक्रिया में सदैव स्थायित्व का गुण, परमानेंसी या एक क्रमबद्धता है ना, वो देखने को मिलती है। और प्रत्येक संस्था अपने सुधार के दौर से भी गुजरती है, लगातार जो भी उसमें खामियां कमियां होती हैं वो गुजरती है। जैसे मान लो भारतीय संसदीय प्रणाली, वो निरंतर अपने सुधारों के प्रक्रम से होकर गुजरती है। यूपीएससी संस्था है ना, तमाम ऐसी हायर एजुकेशन कमीशन, लगातार अपने आप को ये लोग परिशुद्धित करते रहते हैं, प्योर बनाते रहते हैं, ताकि ये संस्था सदैव जीवंत बनी रहे। जो नियम हैं उनके वो समकालिक रहें, समकालीन जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार चलें, तभी उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। अगला संस्था एक सांस्कृतिक उपकरण है, बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाली बात आ जाएगी इसमें। अगला, प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक होता है, बिल्कुल प्रतीक है। जैसे आप देखते होंगे भारत सरकार के प्रतीक, भारत सरकार के अलग अलग पदों के, गाड़ियों के अलग अलग प्रतीक बने होते हैं जो जिस पद से संबंधित होता है ना। यूपीएससी का अपना एक चिन्ह है, इलेक्शन कमीशन का अपना चिन्ह है, हर एक संस्था का अपना एक प्रतीक है। उसी के माध्यम से उसे पहचान मिलती है, उसे समझा जाता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। फिर इसके उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं, उद्देश्यों में कहीं भी किसी प्रकार से मत भ्रम वाली स्थिति नहीं होती, उद्देश्य सदैव पारदर्शी और स्पष्ट होते हैं। और लिखित परंपराएं होती हैं। लिखित परंपरा कहने का आशय यह है कि कोई भी चीज़ मौखिक नहीं होती, मौखिक बिल्कुल नहीं होती, लिखित होती है। उसमें ये तत्व पाए जाते हैं ताकि वो संस्था अपने आप को मेंटेन रख सके, प्रॉपर एक जो है सिस्टम में काम कर सके। आगे कहा गया संस्था संस्कृति की वाहक होती है, संस्था संस्कृति की वाहक होती है, ठीक है। यानी कि संस्थाएं, अब ये जो संस्कृति कहा जा रहा है फ्रेंड्स, तो उस संस्कृति से आशय सिर्फ इस तरीके की किसी प्रकार की रूढ़िगत परंपराओं से ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो जो कार्य की संस्कृति से आशय है, यहाँ जो संदर्भ है वो कार्य की संस्कृति से आशय है, यानी कि जो कार्य की संस्कृति है उसको लगातार वो बनाती है। जैसे यूपीएससी किस प्रकार पद निकालती है, किस प्रकार उनकी चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार है, यह व्यवस्था निरंतर कायम रहती है। इसी को कहा जाता है चयन की संस्कृति। आगे संस्था के आवश्यक तत्वों को जानते हैं कि संस्था के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो विचार चाहिए, किसी भी संस्था के निर्माण के लिए एक विचार चाहिए। विचार के बाद निश्चित उद्देश्य चाहिए, और एक अभिमत का मतलब है ओपिनियन चाहिए, ओपिनियन चाहिए, और एक धारणा चाहिए, कॉन्सेप्ट, धारणा चाहिए। ये चार जो है बातें बहुत आवश्यक हैं संस्था के लिए। विचार कैसे, जैसे मान लो किसी संस्था, जैसे मान लो यूपीएससी है या हायर एजुकेशन कमीशन, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन है या यूपीएससी है, दोनों अलग अलग संस्थाएं, शीर्ष संस्थाएं हैं। अब मान लो कि प्रशासनिक अफसरों या प्रोफेसर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को चुनना है, तो अब उनको कैसे नियुक्ति करेंगे भाई। मध्यकालीन भारत में तो ये परंपरागत रूप से चुने जाते थे पद, ज़्यादातर पद परंपरागत रूप से चुने जाते थे। लेकिन चूँकि एक आज़ाद मुल्क में, एक डेमोक्रेसी में, हम लोग इनको एक जो है ऑर्गेनाइज सेटअप में चुनते हैं। हालांकि ब्रिटिश काल में ही यूपीएससी का जो है यूपीएससी संस्था ऑर्गेनाइज हो चुकी थी, तो वहाँ उनका एक स्ट्रक्चर था कि उस स्ट्रक्चर के तहत ही चुनते थे। तो सबसे पहले एक विचार चाहिए। विचार का मतलब है कि आखिर हमें अफसर चाहिए, तो उनका चयन कैसे करें, ठीक है। उसके बाद उनका निश्चित उद्देश्य क्या है, अगर हम ये संस्था बनाएंगे तो इसका उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य होगा तार्किक, बुद्धिमान, कुशल, सामाजिक समस्याओं को समझने वाले और उनका निदान देने वाले लोग, इस मतलब तरीके की एक मतलब मौलिकता उसमें होनी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। फिर ओपिनियन की बात है, और फिर धारणा की बात, कि ये जो है चार आवश्यक तत्व हैं जो चाहिए। विचार होनी चाहिए और एक धारणा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ पेज क्या कहते हैं, कहते हैं संस्था के लिए एक ढांचा जरूरी है, ठीक है, एकदम सिंपल है। एक स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर, चाहे कानूनों का ढांचा हो, चाहे फॉर्मल स्ट्रक्चर हो, औपचारिक ढांचा हो, वो चाहिए, बिल्डिंग वगैरह। नियम कानून होने चाहिए। कोई भी संस्था रूल बेस्ड प्रक्रिया से ही आगे बढ़ सकती है, तो नियम व्यवस्था होनी चाहिए, हालांकि उनका समय समय पर अपडेशन आवश्यक है।
आगे कहा गया है अपेक्षाकृत स्थायित्व होता है संस्था में, यानी कि संस्था में स्थायित्व का होना अति आवश्यक है। स्टेबिलिटी यदि नहीं होगी तो संस्था एक तरीके से संस्था की मृत्यु हो जाएगी, संस्था की डेथ हो जाएगी। और ये स्थायित्व जो है ये कहाँ से आएगा, ये आएगा उसे समकालिक बनाने से, यानी समय समय पर उसमें सुधार करते रहने से। यानी कि जो ब्रिटिश यानी कॉलोनियल इम्पीरियलिज्म के समय, औपनिवेशिक शासन के समय जो संस्था हमारे यहाँ थी, वो जो औपनिवेशिक शासन के समय हमारे यहाँ संस्था थी, वो वर्तमान में तो बिल्कुल नहीं है, उसका स्वरूप कई मायनों में अब बदल चुका है। और अगला है कि संस्थाएं सामाजिक विरासत होती हैं, ठीक है, चाहे वो संस्थाएं औपचारिक हों चाहे अनौपचारिक हों, उनकी अपनी एक विरासत होती है। आगे कहा जा रहा है संस्था निर्माण की प्रक्रिया, संस्था का निर्माण कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस प्रक्रिया को आप लोग समझिए। संस्था निर्माण की प्रक्रिया, सबसे पहले परिस्थिति सिचुएशन, एक सिचुएशन होगी जहां मान लो संस्था की जरूरत है। परिस्थिति के बाद आवश्यकता बनेगी, आवश्यकता के बाद विचार आएंगे, जब आवश्यकता होगी तो विचार आएंगे, और विचार के बाद वो आदत बन जाएंगे, आदत के बाद वो जनरीति बन जाएंगे, और जनरीत के बाद वो समूह की अभिमति बन जाएगी, आइडिया बन जाएगी, फिर वो संस्था का रूप धारण कर लेगी। मतलब यहाँ एक रोड छूट गया है, अभी मैं क्रम से एक एक को समझा दूंगा। सबसे पहले परिस्थिति, एक एग्जाम्पल से इसे समझाते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लो परिवार संस्था का उद्भव प्राचीन काल में ही हो गया है, ठीक है। अब मान लो अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से पृथक उसकी सत्ता नहीं के तुल्य है, या तो वो ईश्वर हो सकता है या तो फिर वो राक्षस हो सकता है। यानी कि ये कहने का आशय है कि मनुष्य जब कलेक्टिव यानी समूह में रहेगा तभी जो है वो सही मायनों में समूह है, अथवा या तो वो ईश्वर है जो अलग रहता है या तो फिर वो राक्षस है जो अलग पाताल में रहते हैं, है ना। तो पहले जो सबसे पहले लोग जो है जो लोग थे वो कभी भी जो है एक अलग थलग पाए जाते थे, उनमें किसी भी प्रकार के अलगाव के तत्व नहीं थे, यानी संबंधों का अलगाव नहीं था, क्योंकि संबंध विकसित ही नहीं थे। यानी किसी के भी साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ये सब विकसित होते थे, और ये एक सामाजिक व्यवस्था के लिए धीरे धीरे घातक होने लगी थी चीजें। तो और उसके बाद जब परिवार का उदय हुआ, जब परिवार की आवश्यकता महसूस हुई कि एक इसको जो लोग हैं उनको प्रॉपर एक ढांचा प्रदान किया जाए, एक उनको एक व्यवस्था दी जाए जिसमें वो ठीक तरीके से जिए, किस प्रकार के संबंध हों, इस सब का जो है निर्धारण किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो ये परिस्थिति थी, इससे निदान पाना है, तो तमाम प्रकार की लैंगिक समस्याएं उत्पन्न हुई। तो इस परिस्थिति के चलते आवश्यकता महसूस हुई। इस आवश्यकता के बाद आवश्यकता जब महसूस हुई, जब कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब आवश्यकता महसूस हुई तो उसके बारे में थिंकिंग स्टार्ट हुई, यानी विचार किया जाने लगा। और उसकी जो है यानी विचार का उद्देश्य क्या था कि समस्या का निदान करना, समस्या का निवारण करना, ठीक है। उसके बाद जब ये विचार किया जाने लगा तो ये जो चीज़ें हैं एक आदत का रूप लेने लग गई, यानी कि जो है संस्था विकसित हो गई, परिवार यानी विकसित हो गया, या विवाह संस्था विकसित हो गई। तो ये आदत बन गई कि लोग उसी प्रकार से उसको अपनाने लगे, उसमें रहने लगे, लोगों को वो सिस्टम व व्यवस्था पसंद आई। फिर वो उस व्यवस्था ने जनरीत का रूप ले लिया। जैसे विवाह होते हैं तो अब ये जनरीत है, यानी कि जैसे पहले अनुलोम विवाह का प्रचलन था। अनुलोम विवाह है उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की का कंसेप्ट है। अभी समाज में औपचारिक रूप से जो है इसको मान्यता है, इस मान्यता को लोग फॉलो करते रहे हैं, और इसके विपरीत जाने पर एक तरीके से समाज दंड देता रहा है, यानी कि विवाह संस्था का उल्लंघन एक तरीके माना जा रहा है, जिसे लिव इन रिलेशनशिप है ना, का जो है इंटरकास्ट मैरिज, ये सब जो चीज़ें हैं पहले नहीं फॉलो होती थी। अब संस्था का स्वरूप बदल रहा है, अब विवाह पद्धति बनी हुई है लेकिन उसके स्वरूपों में बदलाव आ चुका है। तो जैसे मैंने कहा संस्था अपने आप को समाज की परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेती है, तभी वो जीवित रह भी सकती है ना। तो ये जनरीत बन गई। अब जनरीत में क्या हुआ, जनरीत के बाद इसमें जनरीत में क्या था, समूह कल्याण की भावना।
एक चीज़ छूट रही है, दो चीज़ें छूट रही हैं, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। जनरीत के बाद प्रथा का रूप धारण किया इसने, यानी जो जनरीत बन गई, तो वही मैं सोच रहा था कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं। जनरीत के बाद प्रथा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब अपनाने लगे तो वो चीज़ प्रथा बन गई, कस्टम बन गई। और जब वो चीज़ जो है प्रथा बन गई, तो प्रथा को कैसे फॉलो किया जाता है? सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका हस्तांतरण हो, वो चीज़ प्रथा है। जैसे विवाह संस्था एक प्रथा की तरह है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें जो है एक ही कंटिन्यूटी और चेंज के प्रोसेस से वो जो है संस्था गुजरी हुई है। फिर उसके बाद ये जो प्रथा है, ये इसने रूढ़ि का रूप धारण कर लिया। यानी कि जैसे रूढ़ि का रूप धारण करने का आशय क्या है? जैसे कोई एक टाइम तक ऐसे नहीं कर सकता था कि वो विदाउट मैरिज वो जो है किसी महिला को अपने घर में ले आए और अपनी पत्नियों कहे, तो वो रूढ़ि थी। यानी कि अनिवार्य है आपको किसी महिला के साथ रहने के लिए अनिवार्य है कि आप विवाह करें, ये रूढ़ि है। अदरवाइज या अपने मतलब जाति अपने समूह में विवाह करें, ये जरूरी बना दिया गया। तो रूढ़ि का रूप धारण कर लिया, क्योंकि रूढ़ि में समूह कल्याण की भावना थी और उसमें समूह का विचार भी शामिल था। और उस रूढ़ि के बाद संस्था का स्वरूप विकसित हुआ, यानी कि उसको एक तरीके की परमानेंसी मिल गई और संस्था का रूप तब धारण किया उसने और उसके जो है रूल एंड रेगुलेशन फिक्स कर दिए गए। रूल एंड रेगुलेशंस को फिक्स कर दिया गया कि इस तरीके से विवाह संस्था काम करेगी, यानी कि एक उसका नियमों का ढांचा बना दिया गया। इसे किसी भी एक एग्जाम्पल से आप लोग पकड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप विवाह मैरिज या फैमिली का एग्जाम्पल लें। इसे आप यूपीएससी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसे आप यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसे आप तमाम प्रकार के जो है अलग अलग संस्थाओं का एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। फिर विलियम ग्राहम समनर दो रूपों में से बताते हैं। पहला एक वो कहते हैं क्रिएशन इंस्टीट्यूशन और दूसरे को इनेक्टेड कहते हैं। जो क्रिएशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये स्वतः विकसित होते हैं, इनकी उत्पत्ति स्वतः होती है, इनमें किसी भी प्रकार से इनको जन्म नहीं दिया जाता, ये स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे परिवार और विवाह, भाई इनकी समाज में ज़रूरत महसूस हुई और इनके उत्पत्ति के लिए कुछ खास कोशिशें नहीं करनी पड़ी। और दूसरा है इनेक्टेड, जैसे शिक्षा संस्था, अस्पताल, बाजार, इनको एक समाज को एक व्यवस्था देने के लिए खास सोच के साथ जो है अमल में लाया गया, इनको व्यवहार में लाया गया। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि पहले जो है वस्तु विनिमय की पद्धति थी, फिर मुद्रा का स्वरूप आया, मुद्रा के स्वरूप ने बाजार व्यवस्था को और ज़्यादा जो है शेप दे दिया, है ना, ये सब चीज़ें। तो वो वही विचार, आदत, रूढ़ि, प्रथा, जनरीति इत्यादि से होकर वो चीज़ें गुजरी हैं। टालकट पार्सन्स, ये बहुत पूछा जाता है इसलिए याद रहे। टालकट पार्सन्स कुछ संस्कृतियों को द्वितीय संस्था के रूप में देते हैं, कहते हैं, यानी कि उनका मानना है कि ये चीज़ें भी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना के लिए जरूरी है। जैसे जो एग्जाम्पल है यही आपको याद रहने चाहिए। वैश्यावृत्ति, पालनाग्रह और वृद्धावस्था आश्रम। अब ये तीनों चीज़ों को बता देता हूँ। वैश्यावृत्ति को इस तरह से बताते हैं, उनका मानना है कि समाज में एक तरीके से संतुलन लाने के लिए, मनोरंजन के लिए और एक तरीके का सेक्सुअल डिसऑर्डर ना हो उसके लिए जो है ये वैश्यावृत्ति आवश्यक है और द्वितीयक संस्था के रूप में है, यानी कहीं ना कहीं ज़्यादा औपचारिक है। वैसे पालनाग्रह, क्रच। अब आज आप लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का दौर है। ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, भाई हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो ऐसे में बच्चे को वो जो है डे बोर्डिंग में उनको छोड़ के जाना ही होता है। और उसी तरीके से वृद्धावस्था या वृद्धावस्थाश्रम, इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल ये है कि मान लो दो बेटे किसी के हैं, दोनों फॉरेन में रह रहे हैं, तो पता लगा मदर हो या फादर हो, इनको पता लगा वृद्धावस्था आश्रम में छोड़ रहे हैं,
क्योंकि परिवारों का स्वरूप बदल चुका है। अब परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुके हैं, एकाकी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है यदि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं या इंडिया से बाहर हैं या इंटर स्टेट हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में हैं, तब भी ऐसी समस्या होती है कि जो है मदर फादर को वो लोग जो है इस तरीके के वृद्धावस्था आश्रम में रखने की कोशिश करते हैं, और आजकल यही सब जो है चलन में है। तो पार्सन्स की जो 3 बातें हैं इनको बहुत ही ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, संस्था के प्रकार पर आते हैं। संस्था के प्रकार, पहला है सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्ट इनका जवाब पता हो। सामाजिक संस्थाएं जैसे विवाह, घर, उत्तराधिकार, यौन संबंध, वंशावली, ये सामाजिक संस्था के एग्जाम्पल है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सामाजिक संस्था का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है या है। ठीक है। मिताक्षरा दायभाग वाले कंसेप्ट उत्तराधिकार से आते हैं। अपने यहाँ तो ज्येष्ठाधिकार भारत में लागू है ना। पितृ सत्तात्मकता, मातृ सत्तात्मकता, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चल रही। विवाह के 8 प्रकार हैं, इनके स्वरूप हैं, 4 मान्य हैं, 4 अमान्य हैं, है ना। परिवार के बारे में ये जो है जानकारी आपको है ही है। यौन संबंधों के बारे में जानकारी है, वंशावली के संबंध में, हेरिडिटी के बारे में जानकारी है। आर्थिक संस्थाओं पर आते हैं, जैसे सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब ये कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में कलेक्टिव बार्गेनिंग किसके बीच? मजदूर और मालिक के बीच। एक मध्य का भाग होता है जो बार्गेनिंग करवाता है मजदूरी को लेकर, काम के घंटे को लेकर, नौकरी की सुरक्षा को लेकर। अब चाहे आप देखते होंगे कि जो है तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती, उनका संरक्षण करती, उनके काम के घंटे, उनकी कार्य की दशाएं इत्यादि इत्यादि के बारे में। मजदूरी की आना, ये मजदूरी की कार्य दशाएं आ गया। अगला है राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाओं में जैसे राजनीतिक कार्यालय हो गए, राजनीतिक कार्यालय हो गए, ये ऐसे काम करते हैं। या तमाम प्रकार के जैसे सेक्रेटेरिएट हो गया, सचिवालय हो गया, ये सब राजनीतिक संस्था है। तो ये जो है राजनीतिक दल के कार्यालय ही हुए, वो प्रशासनिक होता। अगला है राजनीतिक मंत्र। ठीक है, ये पूरा, ये मंत्र नहीं, यहाँ तंत्र होना चाहिए, राजनीतिक तंत्र, सॉरी राजनीतिक तंत्र होना चाहिए। पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक सिस्टम के तहत काम करता है। अब जैसे ये संस्था का रूप कैसे है, जैसे मान लो कोई भी पार्टी, वो अगर नेशनल लेवल की पार्टी है तो इलेक्शन कमीशन उसे नेशनल लेवल की है या नहीं है, उसके पैरामीटर्स उसे घोषित करता है, उसको पार्टी बनाने के लिए जगह देता है, उसको मान्यता प्रदान करता है, उसका एक उसका फ्लैग होता है, झंडा होता है उसका, यानी प्रतीक होता है, जैसा भी पीछे आया था प्रतीक होना चाहिए। फिर दलों की प्राथमिकताएं, ये सब जो चीज़ें हैं राजनीतिक संस्था का उदाहरण है। धार्मिक संस्था में जैसे संप्रदाय और धर्म, ये धार्मिक संस्थाओं के एग्जाम्पल हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में परीक्षा प्रणाली, शिक्षण, ये जो है व्यवस्था है। परीक्षा प्रणाली कैसे? जैसे कि हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं, चाहे यूपीएससी मेंस हो, हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम हो या बीए एमए इत्यादि एकेडमिक्स के एग्ज़ाम हो, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में के लिए एक परीक्षा प्रणाली ऑर्गेनाइज की जाती है। वो एक नियमबद्ध व्यवस्था के तहत पूरे प्रक्रिया को संपादित करवाती है। उसी तरीके से टीचिंग, मनोरंजनात्मक संस्थाओं में से क्लब हो गया, खेल जो है इत्यादि हो गए। अब एक कोड से जो बहुत पूछा जाता है, मैकायरन पेज का कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के, क्योंकि जो समितियां होती हैं वो मूर्त होती हैं। समितियां सदैव मूर्त होती हैं, जबकि संस्था अमूर्त होती है। इनमें भी नियम होते हैं, इनके भी नियम होते हैं। ठीक, यहां सदस्यता ऐच्छिक होती है, समितियों में ऐच्छिक होती है, और यहां सदस्यता अनिवार्य होती है। यानी आप राज्य में रह रहे हैं तो राज्य के सभी कानूनों को आपको मानना ही मानना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समिति और संस्था के अंतर को भी थोड़ा सा जाना। मित्रों, हमने कंप्लीट संपूर्णता में इस लेक्चर को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर को देखना चाहिए, उसे शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अगला बनाऊँ वो आप तक मिलता रहे। लगभग मैं 1 से 2 वीडियो बनाता हूँ डेली। और यदि कोई कैंडिडेट हमारा पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 7054161270 पर। उन्हें कंप्लीट मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा और वो उन्हें पर्सनल मेंटरशिप भी प्रदान की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।